Now the next question over here is like we have to find out, यहाँ पे एक टेबुलर कॉलम दिया हुआ है and we have to find out which one is or shows the existence or the example of maternal effect genes. Okay, so यहाँ पे different जीनोटाइप्स दे दी गई है पेरेंट्स के और फिनोटाइप्स उनके दे दिए गए हैं। हमको ये बताना है इस टेबल को देख के कि इनमें से जो है कौन से जीन्स जो है वो मैटरनल इफेक्ट जीन्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, और वो म्यूटेशन से रिलेटेड, मतलब म्यूटेशन वी हैव टू फाइंड आउट कि ये मैटरनल इफेक्ट एग्जांपल है। एंड वी नो, वी आर फैमिलियर कि मैटरनल इफेक्ट मतलब मदर से जो जीन्स आ रहे हैं वो मैटरनल इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अलग अलग क्या दिया हुआ है, क्रॉसेस दिया हुआ है 1 to 5 तक। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये रहा म्यूटेंट एलील फादर से जो आ रही है और एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप, और क्रॉस किया जा रहा है, और मदर से जो आ रही है वो हम लोग ये मान लेते हैं रेड कलर से, रेड कलर का M it represents and the normal one like this. Okay, so क्या आने वाली प्रोजेनी से अगर हम देखें तो क्रॉस करा के क्या आने वाली, सिंपल है, एक ये आ गया, यहां से एक आ गया M, म्यूटेंट एलील है ये जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहां से मदर से ये आ गया। नाउ नेक्स्ट वुड बी लाइक दिस एंड दिस, सो दिस प्रोजेनी के पास ये वाला जीनोटाइप आ गया। उसके बाद में जो आया वो क्या आने वाला है, मदर से एक ये वाला आ गया M रेड वाला, एंड देन कम्स दिस एंड द लास्ट वन गोज दिस एंड दिस। ओके, सो सिंपल है बिल्कुल कि ये निकल के हमारे क्या आ गए, जीनोटाइप्स आ गए ऑफस्प्रिंग्स के। सो दीज आर लाइक दी जीनोटाइप्स। ओके, सो व्हिच वन इज गोइंग टू बी म्यूटेंट? ये जो म्यूटेशन हो रहा है ये रिसेसिव म्यूटेंट एलील यानी स्मॉल m जो है वो रिसेसिव कंडीशन में करेगा म्यूटेशन में बीमारी। ओके, सो मदर का हमको बताना है। सो मदर से कहां से आ रहा है, ये वाला जो है ये नॉर्मल होएगा, ये म्यूटेंट होएगा, ये वाला प्रोजेनी। दिस इज गोइंग टू बी, if we have to prove कि this is an example of maternal inheritance, so this is going to be mutant क्योंकि मदर से आ गया ना ये वाला, and this is normal, ये तो क्लियर कट है, नॉर्मल है। अगेन ये वाला जो है ये मदर से आ रहा है तो ये वाला भी म्यूटेंट आ गया, and this one, the last progeny is also going to be normal। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कि रिसेसिव म्यूटेंट एलील मदर से आ रही है यानी कि वो एग्जाम्पल है मैटरनल इनहेरिटेंस का, तो जितनी भी प्रोजेनीज आ रही है वो या तो म्यूटेंट होगी या फिर नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सारे क्रॉसेस को तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। सिंपल, कितना इजी था ये वाला क्वेश्चन, इजी था। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इज रियली गुड। सो दे हैव गिवन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है, और अगर हम y एक्सिस पे देखें इस साइड तो नंबर ऑफ स्पीशीज दिखा रही है on y axis, and if we observe x axis there are number of plots। okay, so there different options are given and we have to find out which one are incorrect। तो क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहे हैं। जल्दीबाजी में कभी कभी हम देखते नहीं है कि वो गलत वाला ऑप्शन पूछ रहे हैं या सही वाला ऑप्शन पूछ रहे हैं। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइड्स में, साइड जो है वो साइड ए ये वाली है, दिस वन इज साइड ए, एंड साइड बी जो है वो डॉटेड लाइंस जो है दैट रिप्रेजेंट्स साइड बी। अब हमको देखिए क्या बताना है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो पहला ऑप्शन के अनुसार इन बोथ साइड सैम्पलिंग मोर प्लॉट्स विल नॉट एड एनी मोर स्पीशीज। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि दोनों साइड्स में हम लोग फर्दर स्पीशीज को ऐड नहीं कर सकते हैं अगर हम प्लॉट्स में ऐड करना चाहे स्पीशीज को। तो सेकंड जो है ऑप्शन वो ये कह रहा है कि सैम्पलिंग मोर प्लॉट्स विल ऐड मोर स्पीशीज, मतलब अगर हम लोग सैम्पलिंग ज्यादा करें और प्लॉट्स ऐड करते जाए तो स्पीशीज जो है वो साइड बी में ज्यादा ऐड हो सकती है लेकिन साइड ए में वो नहीं ऐड हो सकती। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि दोनों ही साइड्स में
स्पीशीज की जो रिचनेस है वो बराबर है, सिमिलर रिचनेस है। और ऑप्शन डी इज सेइंग साइट बी इज लाइकली टू हैव हायर स्पीशीज रिचनेस देन साइट ए, यानी कि साइट बी के पास स्पीशीज की जो रिचनेस है वो ज्यादा है साइट ए से। सो विच वन अमंग दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं दोबारा से। ओके देखिए बिल्कुल क्लियर कट है। अगर हम साइट ए को देखें तो जैसे जैसे प्लॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एकदम से जो है राइज हुई नंबर ऑफ स्पीशीज, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन का मतलब है और जो स्पीशीज है वो ऐड नहीं हो सकती है। कितना क्लियर है, ये तो ग्राफ से ही दिख रहा है। लाइन देखिए किस तरीके से जा रही है। सो सैचुरेशन एक्सिस्ट ओवर हियर नाउ इन केस ऑफ साइट ए। नाउ वी ऑब्जर्व साइट बी लगातार लगातार जैसे जैसे प्लॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है नंबर ऑफ स्पीशीज। तो ग्राफ से ये क्लियर है कि जो साइड बी है उसमें कंसिस्टेंटली लगातार हम लोग जो स्पीशीज है वो ऐड कर सकते हैं, संभावना ज्यादा है क्योंकि वहां पे सैचुरेशन नहीं है। सो स्पीशीज एडिशन इज पॉसिबल, and because species addition is possible, and if we look at the graph again, तो क्या है, स्पीशीज जो है साइड बी में उसकी रिचनेस ज्यादा है, ये भी क्लियर है। सो मोर स्पीशीज रिचनेस, सिंपल हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। ऑप्शन पे आ जाते दोबारा से। तो पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है कि दोनों साइड में अगर हम प्लॉट्स को बढ़ाएं तो और स्पीशीज ऐड नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि स्पीशीज ऐड हो सकती है साइड बी में। जी हाँ, लेकिन साइड ए में ऐड नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, सैम्पलिंग मोर प्लॉट्स विल ऐड मोर स्पीशीज इन साइड बी। यस, जस्ट नाउ वी सॉल्व, यस इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ साइड बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Okay, now next option C says site A and site B are likely to have similar speciesness. No, we just solved this too. We understood the concept यहाँ पे कि site B में we can add more species. So species richness जो site B में है वो ज्यादा है, लेकिन site A में नहीं है क्योंकि stagnancy आ गई है, saturation आ गया है. So option C गलत है. ऑप्शन डी क्या कह रहा है, साइट बी इज लाइकली टू हैव हायर स्पीशीज रिचनेस देन साइट ए. यस, दिस इज करेक्ट. सो बी और डी करेक्ट है, बट वी हैड टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वंस. तो हमारे जो आंसर है, ऑप्शंस है जो सही है इस क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है. सो ए एंड सी यानी कि दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन आईडी इज 1089. सो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा. इजी था, कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन. चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं. So this one we have already solved. Now this is again one more interesting question which is related to DNA markers. Fine. So they have given like different options were given obviously, and they have like performed an experiment, and on the basis of which we have to find out the right answer. यहां पे देखते हैं. सो P1 दे रखा है उन्होंने, पेरेंटल जो जीनोटाइप है वो P1 P2 है पेरेंट्स, फिर उनकी F1 प्रोजेनी हुई और F2 प्रोजेनीज निकल के आ रहा है, और उन्होंने भी अलग अलग क्या दे दिए गए हैं भाई, एक A है, एक B है लेन, एक C है लेन, एक D है लेन. सो लाइक 4 प्रोजेनीज आर ओवर हियर एंड बैंड्स दिए हुए हैं. तो पेरेंटल 1 का देखे तो एक बैंड यहाँ पे आ रहा है. एक्सपेरिमेंट्स को आप इमेजिन कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है. और क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं. तो F1 जो है एक बैंड यहाँ पे आ रहा है F1 का, F एक बैंड यहाँ पे आ रहा है. अब यहाँ पे क्या है, ABCD अलग अलग लेन्स दे दी गई है, तो एक बैंड क्या है, एक यहाँ पे आया, 2 बैंड्स आ रहे हैं इस वाली प्रोजेनी के लिए. फिर यहाँ पे अगर हम देखें सो यहाँ एक आ रहा है बैंड DNA marker और एक यहाँ पे आ रहा है, this lane is empty. Okay, so if we observe it very carefully, we will like by clear cut example है कि ये कोडोमिनेंट मार्कर्स का एग्जाम्पल है.
फटाफट आप यही सोचेंगे, क्योंकि F1 प्रोजेनी से देख के पता लग रहा है, अच्छा भाई ठीक है भाई, एक ये रहा पेरेंटल ट्रेट, सो ये होने वाला है, इसका जीनोटाइप, इस वाले पेरेंट का जीनोटाइप क्या होने वाला है, ये होने वाला है, सो ऑब्वियसली टू बैंड्स आर noticed or we can observe these two bands, so it's going to be a clear cut example of co-dominant, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं ना, ये अंदाजा लगाएंगे आप क्या आने वाला है, ये आएंगे F1 प्रोजेनिस, तो आप सोचेंगे क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेस कर पा रहे, दोनों बैंड्स आर ऑब्जर्वेबल, सो co-dominant markers, is it like that? Now ऐसा अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, F2 प्रोजेनी जो निकल के आई है, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिए गए नंबर 93 है, यहाँ पे 28 है, सो प्लीज ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, छोटी छोटी चीजों में हमको आंसर पता लग जाता है, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 11 है, अगर हम ध्यान से रेशियो देखें तो रेशियो जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बराबर लगभग आ रही है, सो दैट मीन्स 9:3:3:1, so clear cut example of Mendelian inheritance, that means co-dominant markers का तो जो सीन है वो उड़ गया यहाँ से, so first option is wrong, clear cut, right? अब बचे तीन ऑप्शंस, अगर आप ध्यान से देखें, इसको छोड़ देते हैं सेकंड वाले को, लेट्स होल्ड दिस, थर्ड ऑप्शन को यानी कि सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं अगर हम P1 का क्रॉस करा के देखें किससे, F1 इंडिविजुअल से, तो जो प्रोजेनिस आएगी वो इस तरीके की आएगी, विच आर लाइक जो बैंड्स है वो सिमिलर आने वाले हैं F2 प्रोजेनी में, तो अगर आप ध्यान से करके देखिए क्रॉसिंग, तो इस तरीके के जो बैंड्स है वो नहीं अपीयर करेंगे, यू कैन डू दैट, नहीं आएंगे इस तरीके के बैंड्स, क्योंकि बैंड्स जो वो डी लेन में भी ऑब्जर्व होंगे, ओके, एंड सिमिलरली अगर आप लास्ट ऑप्शन भी देखिए F2 प्रोजेनी जो है और उसका ये वाला जीनोटाइप, इस वाले का इंडिविजुअल का अगर आप क्रॉस करा के देखिए P1 इंडिविजुअल से, तो वो कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें बैंड आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें बैंड नहीं आ रहे हैं, तो जस्ट गो फॉर फॉर क्रॉस कंफर्मेशन, आप क्रॉस करा के देखिए और दैट इज इन अकॉर्डेंस विद मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेक श्योर, तो सब में अगर आप देखेंगे तो सब में बैंड्स आएंगे ही आएंगे उसके अनुसार, और क्योंकि हमको पता है भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, सेग्रीगेशन होता है, तो कौन से वाला हो जाएगा, जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए, यानी कि पॉलीमॉर्फिक मतलब अलग अलग पोजीशन पे जो बैंड्स दिख रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंट है, सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी 118 इज द राइट आंसर, सो मेक डू क्रॉस फॉर क्रॉस कंफर्मेशन, सिंपल है, इस तरह की क्वेश्चन आप कर देंगे, तो छोटी सी चीज से आपने निकाल लिया अपना आंसर, देखिए